गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ये थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के जो पहला चैप्टर है जिसको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स बोला जाता है उस चैप्टर्स के हम लोग थर्ड और लास्ट पार्ट में हैं। थर्ड और लास्ट पार्ट का मतलब, और यहाँ से कहीं ना कहीं अभी तक तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में मैंने 3 प्रॉब्लम देखी थी। अनलिमिटेड वांट्स थी, फिर लिमिटेड रिसोर्सेज था, फिर अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज था। उसी तरह हम लोगों ने क्या देखा था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वाज होम टू प्रोड्यूस। तो ये जो तीनों थी, जो लास्ट की जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है या बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, ये जो हम लोगों ने ये देखी थी तीनों को, तो ये तीनों प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको डिराइव करते हैं और किस तरह से ये प्रॉब्लम को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसी को जानने के लिए हम लोग अब इसको थर्ड यानी कि लेक्चर में इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और इसी चीज़ को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ें डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों जो डिसीजंस हैं, ये तीनों डिसीजंस ही हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से लिए जाते हैं। आपने देखा था व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती थी कि व्हाट गुड्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। सेकंड जो हमने प्रॉब्लम देखी थी हाउ टू प्रोड्यूस, तो वहां भी था वी हैव द 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वन इज कैपिटल इंटेंसिव एंड सेकंड इज द लेबर इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव में चॉइस करना था। तीसरी प्रॉब्लम फिर था होम टू प्रोड्यूस, तो रिच पीपुल पुअर पीपुल हो सकता था, अपर सोसाइटी लोअर सोसाइटी हो सकता था। तो जो भी हो रहा था वहाँ 2 ही थे, 2 यानी कि था। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसको एक सिंपल से अगर इसको डिफिनीशन अगर हम लोग इसकी देते हैं तो हमेशा कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट रेफर टू द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स एंड गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी से हम कितना रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की एक और डिफिनीशन है जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं और इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन द रिसोर्स आर ऑल फुल्ली एंड इफिशिएंटली एम्प्लॉयड। अगर कितना हम रिसोर्स और हम कितना गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर सकते हैं जब रिसोर्स और टेक्नोलॉजी फुल्ली क्या हो, यूज्ड हो और इफिशिएंटली यूटिलाइज हो। तो उसको हम लोग जब इसको देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलती है। इसमें हमें सबको पता है, क्योंकि इसलिए इसको बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी का भी अपना एक लेवल होता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का सब मेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। फिर रिसोर्स भी हैं हमारे पास, क्या लिमिटेड इन नेचर हैं जितने भी, तो उनसे हमें गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना है। जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग आज पढ़ने क्या जा रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है, इसको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले हम कुछ एजम्पशंस मान लेते हैं। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि क्या चीज़ें हम लोग मान कर इसको पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी थ्योरी को डेवलप करने के लिए एजम्पशंस एक नेसेसरी होती है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो एजम्पशंस हम नहीं मांगेंगे तो हम बार बार किधर जा रहे होंगे, एक्सेप्शनल केसेस की तरफ। तो जब हम एजम्पशंस को मान लेते हैं कि कौन कौन से एजम्पशंस हैं, तो फिर हमारे पास एक्सेप्शनल क्वेश्चन यानी कि उसकी तरफ जाने के चांसेस नहीं होता। तो पहला एजम्पशंस क्या है, इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। आप देख रहे होंगे कि इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई। ये तो नाम है जिनको हम लोगों ने दे दिए हैं कि अगर गुड एक्स कर रही है और वाई कर रही है तो ये 2 ही गुड्स वो कर सकती है। अगर वो शुगर कर रही है और गुड़ कर रही तो शुगर और गुड़ में शुगर या करेगी या फिर गुड़ करेगी। क्रिकेट की बैट को वो प्रोडक्शंस कर रही है और टेनिस रैकेट का प्रोडक्शन कर रही,
तो या तो क्रिकेट बैट का करेगी और या टेनिस, या फिर कितनी क्वांटिटी में करेगी, दोनों करेगी तो क्वांटिटी दोनों की क्या होंगी, फिक्स होंगी, जिससे उस लिमिटेड रिसोर्स में उसको प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये हम लोग देख रहे हैं इसमें कि फिक्सेशन है। अगर किसी को और करना है, कोई और फॉर्म है, वो क्या कर रही है कि वो शैम्पू का प्रोडक्शन कर रही है और टूथपेस्ट का कर रही, तो उसको ये भी फिक्सेशन करना होगा कि हाउ मच क्वांटिटी दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस शैम्पू एंड हाउ मच क्वांटिटी दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस शैम्पू एंड सेकेंड चीज क्या थी, जल्दी से बताओ। अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे ना, एक शैम्पू का लिया था और दूसरे किसका लिया था, कौन बताएगा। तो जब हम लोग टूथपेस्ट और शैम्पू दोनों को जब हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, तो हम देखेंगे कि हाउ मच क्वांटिटी दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस टूथपेस्ट। तो ये शैम्पू और टूथपेस्ट जो दोनों एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए थे, तो इनको आप लोगों को याद रखना चाहिए था कि कौन कौन से 2 एग्जाम्पल थे। तो यही 2 ही प्रोड्यूस करने, फिर इसका मतलब इकोनॉमी में और कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये हम एज्यूम कर लिए हैं। क्योंकि यहाँ जनरली ये गुड्स के रूप में तो एज्यूम नहीं किया जाता, इकोनॉमी में तो हम एज्यूम करेंगे कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या करती है, पूरी इकोनॉमी को ले लेती है, और कंज्यूमर गुड्स है, बस 2 ही तरह के फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये दोनों गुड्स आ जाते हैं। फिर क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन एन इकोनॉमी आर गिवन एंड फिक्स्ड। जो रिसोर्स दिए गए हैं वो ये नहीं मान के चलें, वो रिसोर्स फिक्स्ड होंगे कि कितना रिसोर्स अवेलेबल है। हम ये नहीं मान के चलेंगे कि यार रिसोर्स तो अभी की मान लीजिए नया रिसोर्स निकल आए, मान लीजिए हमारे पास लेबर बढ़ जाए, अगर रिसोर्स है, हमारे पास रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाए, हमारे पेट्रोलियम कम है, एक नई खदान खुल गई और पेट्रोलियम, ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। जो हमने फिक्स कर लिया है कि इतना ही हमारे पास ऑयल अवेलेबल है, तो उतने ही ऑयल हम मानेंगे, उसके बाहर बियॉन्ड हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ फिक्स मान लिए हैं, क्योंकि वो तो एक्सेप्शनल केस की तरफ चला जाएगा। फिर इसमें अगला क्या होगा, रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक। जो रिसोर्सेज इसमें जो होते हैं वो कैसे नहीं होते, स्पेसिफिक नहीं होते। दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक गुड्स से दूसरे गुड्स में रिसोर्स को हम ऐसा नहीं कि हमारे पास फिक्स हो गया कि नहीं टेनिस बॉल में ही जो रिसोर्स हमने लेबर लगा रखे हैं वो टेनिस बॉल के ही प्रोडक्शन करेंगे, दूसरा कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे। हम उनको टाइम टू टाइम शिफ्ट कर सकते हैं। हमें लग रहा है इसमें हमारा लॉस है, इसकी डिमांड कम हो गई, तो हम दूसरे गुड्स में उनसे जो लेबर है, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दे मूव फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे मैंने कहा ना कि 2 हमने लिया था शैम्पू एंड टूथपेस्ट, जो हमें लगा कि शैम्पू की डिमांड मार्केट में घटती चली जा रही और टूथपेस्ट की डिमांड क्या होती जा रही, बढ़ती चली जा रही। तो जो लेबर और रिसोर्स हमने शैम्पू में लगा रखा था, उसका कुछ अमाउंट हम लेकर किस में चले जाएंगे, टूथपेस्ट पे चले जाएंगे, या टेनिस बॉल से हम टेनिस रैकेट या बॉल से हटाकर हम उसको क्रिकेट बॉल या क्रिकेट बैट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये फिक्स नहीं, ये नहीं फिक्स है कि वो जो जिसका प्रोडक्शन कर रहा है केवल उसी का करेगा। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्रोडक्शन यूनिट टू अनदर प्रोडक्शन यूनिट या अनदर गुड्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसके बाद क्या होगा, रिसोर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड। ये भी मान लेंगे कि रिसोर्स पूरी तरह से एम्प्लॉयड है, क्योंकि हमने जो रिसोर्स माने अब वो अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जो रिसोर्स लगाए हुए थे अब वो रिसोर्स हमें लगा कि नहीं प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, तो हम इससे न शिफ्ट करके हम अलग से ले आए, क्योंकि हम जो जिसको यानी कि जिसकी अभी हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो हमेशा उसकी मीनिंग है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मतलब कितने प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी वहां तक प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद हम उसके आगे नहीं जा सकते, उससे ज़्यादा हम रिसोर्स नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसके बाद रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है। और हम जो भी रिसोर्स है हमने उनको फुल्ली एम्प्लॉयड कर रखा है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे लैंड हो, चाहे वो क्या हो इंटरप्रेन्योर हो, जितने भी रिसोर्स हैं हमने फुल्ली उनको एम्प्लॉयड कर रखा है। तो इसलिए ये सब के सब हैं रिसोर्सेज, ये पूरी तरह से रहेंगे। और उसका फिर इसके बाद स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एन इकोनॉमी इज गिवन एंड रिमेन अनचेंज। जो रिसोर्स जो टेक्नोलॉजी वो गिवन है वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे नहीं सर मोटरसाइकिल पहले 60 किलोमीटर देने वाली थी, हमने टेक्नोलॉजी चेंज करी अब 80 किलोमीटर,
तो जो रिसोर्स 1 लीटर ही था, 60 किलोमीटर का एवरेज था, अब 1 लीटर में सिर्फ 80 किलोमीटर हो गए, तो 20 किलोमीटर ऑटोमेटिक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ऐसा नहीं होगा, जो हमारे पास था बस वही रहेगा, उसके आगे वो बियॉन्ड नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं होगा, उससे एबव नहीं जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रिसोर्स आर इफिशिएंटली एम्प्लॉयड। वो इफिशिएंटली एम्प्लॉयड, इसका मतलब जिस चीज़ के प्रोडक्शन में उनकी ज़रूरत है उसी चीज़ में एम्प्लॉयड है। अगर उससे चेंज करके दूसरे में ले जाएंगे तो उतना इफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होगा। मान लीजिए जैसे मैंने एक किया ना कि क्रिकेट का बैट बनाने में एक कंपनी लेवल लगा हुआ है, उसको हमने शिफ्ट किया कि वो अब रैकेट बनाएगा टेनिस का। तो बैट में जो इफिशिएंसी उसकी थी बनाने में, जो प्रोडक्शन करने में उसकी इफिशिएंसी थी, वो कभी भी उसमें नहीं आएगी। किस में नहीं आएगी, टेनिस बैट रैकेट में उतना एफिशिएंसी के साथ। इसका मतलब कि यहाँ ज़्यादा एफिशिएंट था, दूसरी जगह वो कम एफिशिएंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो ये तो इसके जम्पशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग मान के चलेंगे, और ये सारे जम्पशंस के बाद ही हम इसको इसके शेड्यूल और डायग्राम पर आएंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल में हमने पहले ये जम्पशंस मान ली, वी हैव ओनली 2 गुड एक्स एंड गुड वाई। हमारे पास कितने गुड्स हैं, वी हैव ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई। अब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कॉम्बिनेशन क्या है, एक को पी मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, ये 4 कॉम्बिनेशन हमने मान लिए, पहला और फिर 3 और, यानी कि 4 मैंने कॉम्बिनेशंस मान लिए हैं। पहले कॉम्बिनेशंस में हमारे क्या होगा कि गुड्स जो एक्स था वो 0 हो रहा था, और गुड्स वाई का प्रोडक्शन कितना था, 21 था। गुड्स एक्स कितना हो रहा था, 0, और गुड्स वाई। अब डिमांड गुड एक्स की इंक्रीज हो जाती है, यानी कि प्रॉफिट लेवल गुड एक्स का बढ़ जाता है। अब इकोनॉमी को नेसेसरी है कि वो गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करे, तो वो 1 से 0 से बढ़कर किस में आ जाता है, 1, मतलब चेंज कितने का हो रहा, 1 का चेंज हो जाता है। तो 1 चेंज करने के लिए, क्योंकि पहले से ही एक एजम्पशन हमने पढ़ा, रिसोर्स आर फुल्ली एम्प्लॉयड। रिसोर्स कैसे थे, फुल्ली एम्प्लॉयड थे। जब पूरी तरह से वो एम्प्लॉयड थे तो हम रिसोर्स बाहर से ला नहीं सकते। इसका मतलब जो गुड वाई में लगे हुए रिसोर्स हैं उनको हमें इसमें लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो था वो क्या हो गया, गुड्स वाई घट गया, इधर एक हमने बढ़ाया तो इधर घटा। पहली बार एक इंक्रीज हुआ तो उधर साइड में एक ही डिक्रीज हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो उसका डिक्रीज है वो इसलिए कम, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स वहाँ पर हैं गुड वाई में, उनमें से जो बेस्ट रिसोर्स है उसी को हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऑल रिसोर्स आर नॉट इक्वली इफिशिएंट, सारे रिसोर्स इक्वली इफिशिएंट नहीं होते। जैसे क्लास में स्टूडेंट हैं तो सारे स्टूडेंट की कैपेबिलिटी लेवल एक नहीं होता, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी में होता है। तो अगर मुझे राइटिंग वर्क कराना है तो मुझे सबसे पहले किसको दिया जाएगा टास्क, जो सबसे बेटर करता है, सबसे जल्दी करता है। तो हम यहाँ पर भी शिफ्ट किसको करेंगे, रिसोर्स को, जो सबसे ज़्यादा इफिशियंट हो वो शिफ्ट होगा। इसलिए वो जब शिफ्ट हुआ तो प्रोडक्शन इधर बढ़ा और इधर प्रोडक्शन क्या हुआ, घटा। फिर एक और हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने इधर किया, तो अब की देखा है पहले तो एक ही घटा था, अब 2 घट गए, क्योंकि पहले हमने बेस्ट रिसोर्स को ले लिया था। अब क्या होगा, उसके बाद जो बचे वो उनका इफिशियंसी लेवल उससे कम होगा। जब इस इफिशियंसी लेवल उससे कम होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा, यानी बढ़ेगा 1 ही, इंक्रीज 1 ही होगा बट डिक्रीज 2 हो जाएगा। फिर तीसरा क्या होगा, फिर 1 इंक्रीज हुआ और फिर यहाँ पर कितने 3 डिक्रीज हो गए, क्योंकि अब पहले जो रिसोर्स सबसे बेस्ट था वो ले लिया, सेकेंड में उसके बाद बचे हुए लोगों में जो सबसे बेस्ट था वो ले लिया, तीसरा उसके बाद बचे हुए लोगों में जो बेस्ट था वो ले लिया। तो ये शेड्यूल इसी तरह बनता है। इसको शेड्यूल अगर और आगे सी की जगह मान लीजिए हम क्या बनाते, डी बनाते, तो डी में हम क्या करते, 3 के बाद 4 आ जाता और वो क्या होता 15। पहले में 1 डिक्रीज हुआ तो फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, अब 4 होता तो 11 आ जाता। फिर मान लीजिए डी के बाद ई आ जाता, तो ई में 4 से ये बढ़कर ये, क्योंकि इधर एक ही इंक्रीज कर रहे हैं हम, अब वहाँ पर फिर ये क्या हो जाता, इधर 4 घटे थे तो 5 घटता, और ये क्या हो जाता 6 हो जाता।
तो आप देखोगे कि उधर का जो डिक्रीज है और इधर का जो डिक्रीज लेवल है वो डिक्रीज क्या होता चला जा रहा, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा। अगर इसको हम दूसरी उसमें इसको बनाने की कोशिश करें, इनका एक ये, तो यहाँ पर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रॉम्पसिटी टू, यानी नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। अगर MRT यहाँ पर मैं लेता हूँ या MOC लेता हूँ, MRT MOC का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले में तो 1:, पहले में कितना आया 1:1, दूसरे में 1:2, 1:3, फिर इधर देखेंगे 1:4, 1:5, इस तरह से वो लगातार, तो 1, 2, 3, 4 लगातार क्या होता जा रहा, इंक्रीज होता जा रहा। तो MRT लगातार क्या हो रही है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा। तो अभी तो मैं खैर उस पॉइंट में नहीं आ रहा हूँ, बस इतना आप समझ लीजिए कि जब हमने ये शेड्यूल बनाया, शेड्यूल बनाने में दो बातों को ध्यान रखना है। गुड X अगर इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज आप गुड X करो चाहे गुड Y करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हमने जो लिया हुआ एग्जाम्पल, हमने किसको इंक्रीज किया हुआ है, गुड X को। तो अगर जो इंक्रीज होगा वो 1 यूनिट ही इंक्रीज होगा, और जो डिक्रीज होगा वो पहले 1 यूनिट होगा, तो फिर 2 यूनिट होगा, फिर 3 यूनिट होगा, फिर 4 यूनिट होगा, फिर 5 यूनिट होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। मतलब कि मेरा कहने का मतलब वो है कि वो लगातार जो डिक्रीजिंग रेट है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और इंक्रीजिंग रेट हमेशा कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा, वो लगातार बराबर रेट में बढ़ेगा। वो आगे देखेंगे अभी हम लोग कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर इसके बाद प्रोडक्शन, ये जब शेड्यूल हमने बनाया तो इस तरह से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गया जब इसके डाटा से लिया। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमेशा क्या होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। कैसा होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं होता। कॉन्वेक्स होता तो किस तरह होता, वो इस तरह बनता, अंदर की तरफ होता, और कॉनकेव ये किधर को रहेगा, वो बाहर की तरफ रहेगा। तो ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, कॉनकेव टू द। तो इसकी अब हम लोग यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसके हम लोग कुछ वो पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फीचर्स पढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो बना हुआ है, उसी तरह अगर हम लोग इसको फिर से बनाएं तो मैंने पहले इसका फीचर्स ये बनाया है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव टू द ओरिजिन, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकला रहता है। उसका मतलब इसका केवल एक ही रीजन होता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अभी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये हमेशा कॉनकेव होता है, इसको हमेशा इसका रीजन केवल एक ही रीजन है। तो ये कॉनकेव टू द ओरिजिन इसको बोला जाता है। तो फर्स्ट फीचर इसका क्या हो गया, कॉनकेव टू द ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, पहला फीचर है। और इसका आंसर क्या है, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा इसका फीचर्स जो रहता है वो क्या रहता है, खुद ही दिखाई दे रहा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको जब मैं बना रहा हूं तो मैं कैसे बना रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ। उसी तरह अगर मैं कोई इस तरह बना रहा होता, इस तरह, तो देखो इसमें कहां से बना रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। लेकिन वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि वो बन कैसे रहा, ऊपर से नीचे की तरफ। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन हमेशा आप कहीं भी, अभी यही नहीं, इस बुक में कई बार कई चीज के डिमांड में आप फीचर पढ़ोगे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, आप किसी भी इंडिफरेंस कर्व पढ़ोगे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कहीं पर भी हो, हमेशा उसका एक ही आंसर होता है,
निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई। तो यहाँ निगेटिव रिलेशनशिप है। निगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, निगेटिव। पॉजिटिव होता तो एक बढ़ता तो दूसरा भी बढ़ता, एक घटता तो दूसरा भी घटता। लेकिन यहाँ पर कैसा है, निगेटिव रिलेशनशिप है कि व्हेन वन गुड एक्स इंक्रीजेस गुड्स वाई डिक्रीजेस। गुड एक्स इंक्रीज कर रहा है तो गुड वाई क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो ये पहला इसका वो फीचर हो गया। और इस तरह से इसको इंक्रीज, इसको इसका सेकंड फीचर हो गया, क्या हो गया, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो ये इसका सेकंड फीचर हो गया। थर्ड फीचर्स क्या हो गया, थर्ड क्या होगा, कौन बताएगा। एक्चुअल में थर्ड कोई फीचर्स होता ही नहीं। वी हैव ओनली टू फीचर्स इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फर्स्ट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन एंड सेकंड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कई बार ये रहता है कि नेवर शिफ्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये कभी अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होता। तो वो एजम्पशंस की कैटेगरी का पार्ट है। वो फीचर्स बुक्स में लिखा रहता है कि ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ये अपवर्ड शिफ्ट हो नहीं, यानी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड शिफ्ट नहीं होगा। अब दूसरी चीज इसी डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा हो, कुछ इसके होता है, एक हो सकता है मान लीजिए ए मैं यहाँ मान लूँ, बी मैं यहाँ मान लूँ और सी मैं यहाँ मान लूँ। तो ये ए बी सी हमने इसमें 3 पॉइंट लिए हैं। इस तीनों पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लेना। इसको आउटपुट कॉम्बिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट क्या होते हैं, आउटपुट कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। पॉइंट ए जो है इसको बोला जाता है, यानी पॉइंट ए ही नहीं, इस लाइन में कोई भी पॉइंट हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कोई भी अगर इस लाइन में पॉइंट है, इसको बोला जाता है अटेंडेबल पोजीशन विद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि इस लाइन में जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, अटेंडेबल पोजीशन पे होगा। अटेंडेबल का मतलब अटेंड किया जा सकता है विद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का फुल यूटिलाइजेशन करने के बाद, तो यहाँ पर पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन हो जाता है। रिसोर्स का यहाँ पर क्या हो जा रहा, पूरा यूटिलाइजेशन हो जा रहा। तो इसको दूसरा क्या है, बी है, ये भी है, ये भी अटेंडेबल पोजीशन है। अटेंडेबल पोजीशन विद लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अटेंडेबल तो है, हम इसको थोड़ा मनी के सेंस में मान लें, कैपिटल के सेंस में मान लें। मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए लगाकर अगर मैं कोई चीज प्रोड्यूस करूंगा तो वो हमेशा कहां पर प्रोड्यूस होगी, इस लाइन में। क्योंकि अगर 20 रुपए इसमें लगाए तो 80 बी में लगाए, गुड यानी गुड एक्स में 20 लगाए, गुड वाई में 80 लगाए। अगर गुड वाई को कम करके 70 कर दिया तो गुड एक्स बढ़ के 30 हो जाएगा। लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे 100 कंप्लीट खत्म होने इस लाइन में। इस लाइन इस पॉइंट में बी में क्या होगा, अगर 100 रुपए थे, हमने 30 रुपए खर्च किए, 60 रुपए क्या कर लिए, बचा लिए, तो तब भी 100 रुपए के अंदर जब सामान हम यूज परचेज कर पा रहे हैं तो वो अटेंडेबल पोजीशन है। अगर 100 रुपए से ज्यादा हो जाए, 100 रुपए से क्या हो जाए, ज्यादा, तो वो अनअटेंडेबल पोजीशन होगी। क्या होगी, अनअटेंडेबल पोजीशन। और अनअटेंडेबल पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगी इसको, कि इसको अनअटेंडेबल इसलिए कहा जाता है कि इट इज अनअटेंडेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन। ये अनअटेंडेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन क्योंकि यहाँ तक परचेजिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। जब रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगे तो हम कभी भी यहाँ तक परचेजिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका ये कॉम्बिनेशन है। और इस तरह से इसके 3 होते हैं, क्या, अटेंडेबल पोजीशन विद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, अनअटेंडेबल पोजीशन आउटपुट कॉम्बिनेशन। अनअटेंडेबल पोजीशन जो है वो बाहर होती है हमेशा लाइन से, और लाइन के अंदर जो होती है वो अटेंडेबल पोजीशन विद लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का लेस यूटिलाइजेशन करके हम करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डिफिनेशन हो गई। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या हो गया, शेड्यूल हो गया। शेड्यूल की अगर डिफिनेशन कई बार आता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेड्यूल की डिफिनेशन, तो हमेशा क्या होता है, न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स
दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस इन गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। फर्क कितना है, वहां पर क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस इन गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अगर आसान लैंग्वेज में कर दिया जाए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एंड गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एंड गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। तीनों में क्या, शेड्यूल वाले में न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन आ गया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ गया डायग्राम वाले में, और ऐसे जर्नल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हैं। तो इस तरह से ये हम लोग इसको देखते हैं, और ये इसका रहेगा ये शेड्यूल में फिर से आप रिकैप कर लो कि कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स होंगे, एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा। इंक्रीज हमेशा कांस्टेंट रेट में 1 2 3 4 करेगा, तो डिक्रीज हमेशा क्या होगा, वो पहले का यानी 1 होगा तो फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। इस तरह से वो लगातार क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो ये इसके दो फीचर्स हम लोगों ने देख लिए, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग और दूसरा कॉनकेव टू द ओरिजिन। फिर इसके बाद इसको हम लोग दूसरी चीज़ इसको देखेंगे कि शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो शिफ्टिंग है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे शिफ्ट हो सकता है, क्या क्या शिफ्टिंग में क्या किस तरह से शिफ्ट होगा और क्या क्या शिफ्टिंग में हो सकता है। तो पहला ये अगर मेरे पास है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये डायग्राम है। डायग्राम हम जब अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो यही क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, और यही क्या हो सकता है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है। जब अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो अपवर्ड शिफ्ट करने के केवल 2 ही 3 रीजन्स हो सकते हैं जिसके कारण ये क्या हो सकता है, अपवर्ड शिफ्ट कर सकता है। कि स्टॉक ऑफ रिसोर्स डिस्कवर्ड, हम जो रिसोर्स का स्टॉक है वो डिस्कवर्ड नया रिसोर्स मिल जाए, जो एजम्पशंस में था कि हम पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में क्या आएगा, अगर कोई नया रिसोर्स डिस्कवर्ड हो जाता है तो ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। या एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई हो जाए, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो जाए। उसका एग्जांपल मैंने बताया था कि एक कार है वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर का एवरेज देती है, और ऐसा आ जाए टेक्नोलॉजी की 40 किलोमीटर के देने लगे, तो अपने आप 20 किलोमीटर के एवरेज क्या होगा, दुगना हो गया। दुगना हो गया तो कम रिसोर्स पे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे पहले हम ज़्यादा चीज़ यूज करके रॉ मटेरियल यूज करते थे तो हमारे पास यानी प्रोड्यूस हो पाता था एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स। अब रिसोर्स कम हम यूज करें और अमाउंट ऑफ गुड्स क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वो तब ये अपवर्ड है। तो अपवर्ड शिफ्ट करने का एक रीजन क्या हो गया, डिस्कवरिंग इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रिसोर्स के स्टॉक में इंक्रीज हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए। 2 ही चीज होने पर ये अपवर्ड शिफ्ट होता है। डाउनवर्ड भी वही सेम चीज है, एक क्या हो जाए कि रिसोर्स कोलैप्स कर जाए, रिसोर्स खत्म हो जाए, रिसोर्स जहाँ है वहाँ पर तमाम तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आ जाएं जिससे वो एबिलिटी ऑफ रिसोर्स कम हो जाए। दूसरा टेक्नोलॉजी कोलैप्स कर जाए, जिस टेक्नोलॉजी पे हम इसको कर रहे थे उस टेक्नोलॉजी में इसका प्रोडक्शन ना हो पाए, तो इसको जब इस तरह से करेंगे तो इसको हमेशा ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। फिर इसके बाद तो ये 2 ही हैं। कई बार ये क्या होता है, एक तरफ की ओर शिफ्ट होता है, एक तरफ शिफ्ट होने के बजाय क्या है कि इसको रोटेशन बोलते हैं, वो शिफ्ट था तो ये रोटेशन हो गया। रोटेशन क्या हो गया, एक रिसोर्स में क्या हुआ है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी या इंक्रीज इन रिसोर्स हुआ है, बस दूसरे में कोई चेंजेस नहीं आया। तो इस तरह का अगर होता है तो इसको शिफ्ट इन रिसोर्स कहते हैं, शिफ्ट इन पीपीसी कर्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको शिफ्ट इन पीपीसी कर्व कहते हैं और इसको रोटेशन इन पीपीसी कर्व कहते हैं। इनडायरेक्टली दोनों ही शिफ्ट हैं, तो ये शिफ्ट है और ये रोटेशन है। शिफ्ट अपवर्ड शिफ्ट है और ये डाउनवर्ड शिफ्ट है, और रोटेशन है, वन गुड्स रोटेशन होता है। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं।
इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी से रिलेट करता है, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इसका है अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट को जनरली डिफाइन किया जाता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, हमारे पास जो है उससे अगर बेटर अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है तो हम उसको, इसका एग्जाम्पल एक रहता है कि हमारे पास क्या है, एक पर्सन है उसको 3 जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, एक में 30,000 रुपये, एक में 40,000, एक में 50,000। तो जब वो 50,000 की जॉब को ज्वाइन करता है तो 40,000 के जॉब को सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट जो उससे अच्छा अल्टरनेटिव था उसको गेन करने के लिए फॉरगॉन मतलब सेक्रीफाइस जो किया है, उसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। तो जो ज्वाइन किया है उसके पीछे वाला जो छोड़ा है, उसने सेक्रीफाइस किया है, फॉरगॉन किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट का आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर उसने 1 गुड्स एक पाने के लिए एक गुड्स को क्या किया है? सेक्रीफाइस। अगर गुड्स के बेस से इसको कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पर अगर पूरे हम शेड्यूल को देखेंगे, पर्टिकुलर पे देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी कास्ट हो गया। अगर पूरे उसमें देखेंगे तो इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट कहा जाता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करेंगे कि 2 गुड्स इसमें ले लेंगे, क्या करेंगे? दोनों को लेकर के हम इसको डिस्क्राइब करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट, या इसको अपॉर्चुनिटी कास्ट के सेंस में ही देखते हैं। तो ये जब मूव करता है एक से दूसरे में, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट का हम लोग कई बार ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ में ही मूव करता है। अपॉर्चुनिटी कास्ट एक के बजाय दूसरे को, दूसरे के बजाय तीसरे को, इस तरह वो मूव करता रहता है। यानी कि अगर आज जिस पोजीशन में उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली उसमें चले गए, उससे बेटर मिली तो आगे चले गए, उससे बेटर मिली तो उससे आगे चले गए। तो जो सबसे बेस्ट होती है उसको चॉइस करने के लिए हमेशा उसके जस्ट पहले वाली जो होती है उसको मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और यही अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है। फिर इसके बाद मार्जिनल जो अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है ये हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की ही तरह होता है। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो ये हमेशा होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड एक्स सेक्रीफाइस सो टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स वाई। तो गुड एक्स की जितनी हमने सेक्रीफाइस की, इसके बेस से तो गुड वाई की सेक्रीफाइस की है। तो क्या होगा? रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ द गुड्स, और गेन जो किया है गुड्स का उसके बीच के जो रेशियो रिलेशनशिप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही तरह हैं, दोनों ही एक ही चीज़ है, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट का भी मतलब यही है कि रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेक्रीफाइस एंड चेंज इन गेन, और उसका क्या कहते हैं? मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का भी यही है कि रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सेक्रीफाइस एंड चेंज इन गेन, इन दोनों के। इसी को जब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में कहते हैं तो हमेशा बोल देते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स। एक अदर गुड्स की एक एडिशनल यूनिट को हम प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने सेक्रीफाइस किए हैं उन्हीं सेक्रीफाइस को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको अभी वहाँ पर मैंने निकाल के आपको दिखाया था कि इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ले लें, पीपी ले लें, एकदम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन। फिर दूसरे में हम लोग ले लेते हैं गुड एक्स, और तीसरे में गुड्स वाई। फिर हम लोग ले लेते हैं MRT, जिसका फार्मूला क्या होता है? डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइड बाय डेल्टा गेन, या फिर उसी तरह MOC होता है, MOC का भी वही फार्मूला है। इसको रेशियो में भी लिख सकते हो, तो अगर इस फार्मूले को हम इधर रखें तो इसको रेशियो में लिखेंगे। यहाँ मैंने P कर दिया, A कर दिया, B कर दिया, C कर दिया, D कर दिया,
ई कर दिया। तो ए में जब हमने गुड्स 0 लिया था, 1 लिया, 2 लिया, 3, 4, 5, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमने 21 ले लिया था, तो फिर उसके बाद 20 हुआ, फिर उसके बाद 18 हुआ, 18 के बाद 15 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 6 हो गया। अब यहाँ पर हम इसके आगे इसको जब रेशियो में, तो पहले में हमेशा क्या कर रखेंगे, डैश रखेंगे। तो 1:1 हो गया, 1:2, 1 मतलब यहाँ से यहाँ जो चेंज आया वो कितना हुआ, 1, और यहाँ से यहाँ तक चेंज आया वो 1 हो गया। फिर इधर जो चेंज आया वो 1 हो गया, इधर जो चेंज आया वो 2 हो गया, इधर जो चेंज आया 1 हो गया, और इधर जो चेंज आएगा वो 3 हो जाएगा, इधर जो चेंज आएगा 1 हो जाएगा, इधर जो चेंज आएगा वो 4 हो जाएगा, इधर जो चेंज आएगा 1 हो जाएगा, इधर जो चेंज आएगा 5 हो जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5। अब जब इसमें पहले ही बताया ना, फार्मूला जो था वो क्या था, डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइड बाय डेल्टा गेन। तो ये सब के सब डेल्टा गेन है और ये सब सेक्रीफाइस है। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। ये इससे इसका शेड्यूल बनता और इस तरह से इसके हम कॉम्बिनेशंस को निकाल सकते हैं। और ये इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट्स मीन व्हेन 1 यूनिट इंक्रीजेज ऑफ एनी गुड्स टू बी सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ अदर गुड्स। अगर किसी गुड्स का 1 यूनिट इंक्रीज करना है तो अदर गुड्स के हमें कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने होते हैं। तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट और उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये कुल मिला के यही ये चैप्टर था। और यहाँ पर इसके बेस से इसको हम लोग देखते हैं। इसी को जब हम लोग इसको करते हैं, जब इसको हम लोग देखते हैं, तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें रहती हैं जिनको हमें देखना होता है। और वो क्या रहता है कि जो पहला तो मैंने बताया था, क्या बताया था आप सबको, एक सिंपल सा रिकैप है ये। और हम लोगों ने जब इसको बताया था तो देखा था इसको जब किया था तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए जिन पॉइंट्स को मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। इसके कई चीज़ रहती हैं। एक होता है, ये तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि जब इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हमेशा कॉनकेव टू द ओरिजिन रहेगा। फिर दूसरा एक रहता है कि ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और तीसरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस बात पे क्वेश्चन रहता है। और तीसरा ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कॉन्वेक्स जब भी रहेगा तो कॉन्वेक्स ये इस तरह से रहेगा। तो ये जब तीन रहता है तो इसमें एक सिंपल सी आपको देखना है, हमेशा ये इसी तरह होगा, क्योंकि ऑल द रिसोर्स आर नॉट इक्वली इफिशिएंट। सारे रिसोर्स इक्वली इफिशिएंट नहीं है, इसलिए एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे के सेक्रीफाइस लेवल हमेशा ज़्यादा। ये इसलिए नहीं हो सकता कि इक्वली इफिशिएंट नहीं होते। ये कब होगा, जब जितना सेक्रीफाइस हो उतना ही गेन हो, जितना सेक्रीफाइस उतना ही लगातार, कभी भी कोई चेंजेस ना, एक ही यूनिट सेक्रीफाइस एक गेन, एक सेक्रीफाइस एक गेन, एक सेक्रीफाइस एक गेन, इस तरह होगा। इसमें क्या होगा, सेक्रीफाइस कम होगा और गेन ज़्यादा होगा। गेन 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, लेकिन सेक्रीफाइस 1, 1, 1 हो रहा है। तो इस तरह ये बनेगा। तो ये दोनों कभी भी पॉसिबल नहीं है, केवल क्या होगा, यही होता है। तो ये चैप्टर था और इस चैप्टर यहीं से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और यहाँ तक आप लोगों को ये इस चैप्टर में करना होगा। तो ये इस लास्ट था।